वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम देखते हैं 20 दिसंबर के न्यूज़पेपर में क्या खबरें आई है। सबसे ऊपर है कि श्रीलंका के जो नेवल फोर्स है उसने इंडिया के 55 फिशरमैन्स को पकड़ लिया है। पहली न्यूज़ ये है और इसमें यहाँ पर एक बात का जिक्र किया गया है कि टेरिटोरियल वाटर्स में उनको पकड़ा गया है। अब मैं आपको पूरा बैकग्राउंड बताता हूँ कि टेरिटोरियल वाटर क्या होता है और किस कंट्री की जुरिडिक्शन कहाँ तक होती है। यानी क्या किसी कंट्री को पकड़ने का अधिकार होता है कि अगर उसके पानी में कोई आए उसको पकड़ ले। तो पहले हम देखते हैं कि एक कन्वेंशन है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, जो कि 1982 में लागू हुई थी। अब इसने क्या कर रखा है, इस कन्वेंशन ने एक एग्रीमेंट की तरह समझ लो, इसने क्या कर रखा है, पूरे सी वाटर को 5 लेवल में डिवाइड कर रखा है। यानी अगर ये आपकी इधर भूमि है, यहाँ पर भूमि है, तो इससे पहले थोड़ी सी दूरी तक एक एरिया होएगा जिसको हम क्या कह देंगे, इंटरनल वाटर्स, यानी जो कंट्री के इनसाइड लाइक करता है। जैसे अगर कोई हमारी कंट्री की बाउंड्री पे कोई छोटा सा लेक बना हो, उसको हम इंटरनल वाटर में गिनेंगे। जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, पुलिकट लेक कहाँ पर है? तो अगर आप पुलिकट लेक देखोगे तो वो इंडिया के इंटरनल वाटर्स में लाई करता है। भले ही वो बाउंड्री पे है लेकिन वो इंटरनल वाटर्स में गिना जाता है। फिर इंडिया या कोई भी कंट्री डिसाइड करती है कि उसकी एक बेस लाइन क्या होगी, यानी जहां पर उसके इंटरनल वाटर एंड हो जाएगा वो कौन सी बेस लाइन होगी। तो बेस लाइन कंट्री डिसाइड करती है। फिर उस बेस लाइन से 12 न्यूटिकल माइल्स तक क्या होता है, टेरिटोरियल वाटर। वो टेरिटोरियल वाटर वही है जहां पर ये फिशरमैन पकड़े गए हैं। अब टेरिटोरियल वाटर क्या होता है, ये बेस लाइन से 12 न्यूटिकल माइल्स होता है। अब न्यूटिकल माइल्स क्या है, एक न्यूटिकल माइल्स में 1.85 किलोमीटर होता है, यानी लगभग 12 न्यूटिकल माइल्स तक क्या होएगा, हमारा टेरिटोरियल वाटर होगा। अब टेरिटोरियल वाटर में क्या होता है, जैसे इंडिया में एज ए कंट्री बात कर रहे हैं, अगर भारत के टेरिटोरियल वाटर में कोई वेपन लेके आ जाता है या फिर इलीगली घुस जाता है तो भारत सरकार उसको पकड़ सकती है और उसके ऊपर वो कानून लगा सकती है जो भारत के भूमि पर भी लगते हैं। यानी अगर किसी ने कोई क्राइम किया है विद इन हरियाणा यूपी तो वो इंडिया की जुरिडिक्शन में है, यानी इंडिया के एरिया में है। तो अगर उस क्राइम की कोई सजा इंडिया के हरियाणा यूपी के अंदर जो दी जाएगी, इसी तरीके से अगर कोई क्राइम किया गया है और वो इस बाउंड्री के अंदर है तो वो ऐसा समझा जाएगा कि भारत के अंदर हुआ है वो क्राइम। ठीक है, तो इसी को कहते हैं हम टेरिटोरियल बॉर्डर। तो 12 न्यूटिकल माइल्स तक होता है। अब इसमें जो कानून लागू होता है वो सी फ्लोर पे भी लागू होता है और हवा में भी। यानी अगर कोई शिप आ जाती है इस एरिया में 12 न्यूटिकल माइल्स में, या फिर कोई एरोप्लेन आ जाता है यहाँ पर किसी और देश का, तो भारत का कानून लागू होता है यहाँ पर 12 न्यूटिकल माइल्स तक। तो इसी इलाके में, श्रीलंका के इसी इलाके में, यानी श्रीलंका की बाउंड्री से लगभग 12 न्यूटिकल माइल्स तक ये फिशरमैन पहुंच चुके थे इस वाले एरिया में। तो इसलिए इनको पकड़ लिया गया और अभी इनको कहाँ पर रखा गया है, श्रीलंका में। फिर इनके ऊपर कार्रवाई होगी। अगली बात सुनिए, तो जो 12 न्यूटिकल माइल्स से फिर अगले 12 न्यूटिकल माइल्स होते हैं उनको कहते हैं कॉन्टिग्यूअस जोन। तो जो कॉन्टिग्यूअस जोन होती है वो 12 न्यूटिकल माइल्स तक एक्सटेंड होगी, लेकिन वहां पर उस देश का सिर्फ सी फ्लोर पर ही कानून चल सकता है। यानी एग्जांपल के तौर पे अगर कल को कोई भारत की इस जोन में एंटर करता है विद अ शिप, तो इंडिया का कानून लागू होता है अगर कोई विद आर्म्स एंड वेपन्स यहाँ पर एंटर करता है। लेकिन अगर कोई हवाई जहाज यहाँ से गुजरता है इस वाले एरिया से तो भारत का कानून उस पर लागू नहीं होगा। तो देखा जाए यहाँ पर सी फ्लोर के ऊपर भी और एयर में भी भारत का कानून लगेगा और यहाँ पर सिर्फ सी फ्लोर पे। फिर अगर हम इस बेस लाइन से 20 नहीं, इस बेस लाइन से 200 न्यूटिकल माइल्स अगर हम चले, पूरा बेस लाइन से 200 न्यूटिकल माइल्स लगभग 370 किलोमीटर के करीब बैठेगा। तो अगर इतना हम जाए, 400 किलोमीटर के करीब बैठेगा, अगर हम इतना बेस लाइन से जाए, कितना 200 न्यूटिकल माइल्स, तो वो कहते हैं इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन। तो उसको EEZ कहा जाता है, इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन। यानी यहाँ पर इस वाले एरिया में, इस वाले यहाँ से लेके आगे तक जो एरिया रहेगा उसको EEZ कहेंगे।
और इस सारे इलाके में भारत का अधिकार होगा, या जिस भी कंट्री का वो ईईजेड है उसको अधिकार होगा कि वहाँ पर सी फ्लोर पे, यहाँ पर सी, ये सी फ्लोर है यहाँ पर, कि इस सी फ्लोर में जो भी रिसोर्सेज है, मिनरल्स है, कोई हीरा पाया गया, कोई सोना पाया गया, तो वो किसका होगा, इस कंट्री का हो जाएगा जिसकी वो इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन है। अब फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर कोई शिप गुजर रही है और क्या हम उसे पकड़ सकते हैं, उस पर अपने कानून लगा सकते हैं? नहीं, हम नहीं लगा सकते, क्योंकि इस वाले इलाके में हर एक कंट्री को राइट होता है कि वो यहाँ पर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन कर सके। अब ये फ्रीडम ऑफ नेविगेशन क्या है कि किसी भी देश की इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन में आप शांतिपूर्वक गुजर सकते हो, बिना वो देश आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकता। यानी अगर चाइना की शिप यहाँ से गुजर रही है भारत की इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन से, तो भारत उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेगा, क्योंकि वो शांति से गुजर रही है। ठीक है, भारत का अधिकार इस इलाके में रहेगा कि वो समुद्र के अंदर से कुछ भी चीज निकाल सकता है, और वो किसकी हो जाएगी, वो चीज भारत की हो जाएगी। तो ये मैंने जोन डिवाइड करी है, पहले इंटरनल वाटर, फिर हमारा टेरिटोरियल सी जिसमें भारत के कानून लागू होंगे ऑन द सी एज वेल इन द एयर, फिर यहाँ पर जो कॉन्टिग्यूस जोन है इसमें सिर्फ सी सरफेस पर कानून लागू होएगा, एयर स्पेस में नहीं होगा, और यहाँ पर भारत का कानून लागू नहीं होता, बट यहाँ पर जो जो भी चीज़ इस इलाके में मिलेगी वो भारत की हो जाएगी। और इसके बाद जो 200 न्यूटिकल माइल्स के बाद एरिया आता है उसको कहते हैं हाई सी। तो हाई सी में कोई भी देश कैसे भी गुजर सकता है अपने वेपन्स लेकर भी। इसको कौन डिसाइड करता है, इसको जो गवर्न करता है वो ये इंटरनेशनल वाटर हो गया, यानी यहाँ पर आप जा सकते हो, अपने वेपन्स को लेकर भी गुजर सकते हो, क्योंकि आप किसी देश के ऊपर खतरा नहीं है। इसको गवर्न करने के लिए अलग से ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आप इस हाई सी के अंदर कहीं पर खुदाई करना चाहते हो, कोई कंट्री कुछ मिनरल्स निकालना चाहते हैं, तो वहां पर आपको परमिशन लेनी पड़ती है सी बेड अथॉरिटी। तो सी बेड एक इंटरनेशनल अथॉरिटी है, उससे आप परमिशन लेते हो और वहां से आप कुछ भी निकाल सकते हो समुद्र की तलहटी से। तो यही अगर कॉन्क्लूजन पे देखा जाए क्या क्या जोन हो गई, टेरिटोरियल सी, कॉन्टिग्यूअस और इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन, और लास्ट में हाई सी। तो जो फिशरमैन पकड़े गए वो इस जोन में पकड़े गए क्योंकि वो श्रीलंका के टेरिटोरियल सी है, वहां पर श्रीलंका के कानून लागू होते हैं, इसलिए उनको पकड़ लिया गया। अब ये फिशरमैन करने क्या गए थे, एक्चुअली भारत और श्रीलंका कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, तो फिशरमैन कई बार अपनी बोट्स लेके आगे तक चले जाते हैं, क्योंकि श्रीलंका की साइड उन्हें ज़्यादा मछली मिल सकती है। क्योंकि जो तमिलनाडु का इलाका है भारत की साइड, वहाँ पर लगभग मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में फिशरमैन होते हैं, तो उस इलाके से वो ज़्यादा मछलियाँ उठा लेते हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा तादाद नहीं रहती कोस्ट लाइन के पास, भारत की भूमि के पास, तो वो थोड़ा दूर तक जाता है जिससे ज़्यादा मछलियाँ पकड़ के ला सके, और इसी बीच उन्हें को पकड़ा गया और उनको अब कैद कर लिया गया। अगली जो न्यूज़ है वो है ये, इसमें क्या है, सेंट्रल एशिया, ये देखो 6 मेंबर दिख रहे हैं आपको, एक इनमें एस जयशंकर जी है जो हमारे क्या है फॉरेन मिनिस्टर, और बाकी कौन है, उन 5 कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर है जिनको हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज कहते हैं। अब सेंट्रल एशिया में कितनी कंट्रीज है, 5 कंट्रीज है, जैसे कजाकिस्तान। कजाकिस्तान वर्ल्ड की सबसे बड़ी लैंड लॉक्ड कंट्री है, यानी जो हर तरफ से भूमि से घिरी हुई है, लैंड लॉक कंट्री वर्ल्ड की सबसे बड़ी कौन सी है, कजाकिस्तान। नेक्स्ट जो हमारा अगला है वो कौन है, उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान वही जगह है जहाँ पर ताशकंद समझौता हुआ था, जिसमें शास्त्री जी गए थे भारत से, और फिर एक सीज फायर हो गई थी, ताशकंद समझौता, वहीं पे शास्त्री जी की मृत्यु हुई थी, तो वो कहाँ थी, उज्बेकिस्तान में हुई थी। ठीक है, तो कजाकिस्तान सबसे लैंडलॉक्ड, फिर उज्बेकिस्तान, फिर हमारा क्या है, तजाकिस्तान भारत के पास लाई करता है, फिर ऐसे तुर्कमेनिस्तान है और किर्गिस्तान है। तो ये 5 कंट्रीज मिला के इनको कहते हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज। तो इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज का एक समिट हुआ है भारत के साथ, जिसको आप कह सकते हो सेंट्रल एशियन एंड इंडियन डायलॉग। ठीक है, वो उसमें बातचीत करी है इन्होंने, इसमें दिखा रखा है, ये 5 फॉरेन मिनिस्टर इंडिया में आए, एस जयशंकर के साथ मिले, कहाँ पर, न्यू दिल्ली में, और इन्होंने एक कमिटमेंट मतलब एक कॉमन स्टेटमेंट आती है आफ्टर द मीटिंग। तो इन्होंने डिसाइड किया कि अफगानिस्तान एक कंसर्न का एरिया है, क्योंकि वहाँ पर क्या हो रहा है, तालिबान ने टेक ओवर कर लिया अफगानिस्तान में। तो ये 6 के 6 देश चाहते हैं कि वहाँ पर एक स्टेबल गवर्नमेंट बने, जिसमें तालिबान जो अपोजिट सरकार की उसके साथ मिलके काम करे। और वैसे भारत तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, क्योंकि भारत मानता है तालिबान एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन भारत फिर भी वहाँ के आम नागरिकों की हेल्प करना चाहता है। लेकिन बीच में क्या अड़चन है, जब भारत से आप अफगानिस्तान की साइड जाते हो, बीच में आता है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान कोई भी चीज़ अपने देश से गुजरने नहीं दे रहा इस समय। यानी अगर भारत चाहता है कि बहुत सारा गेहूं पहुंचाना है, तो भारत चाहेगा टर्कों के थ्रू कहाँ जाए वो गेहूं, अफगानिस्तान। लेकिन पाकिस्तान ने कह दिया कि हम आपके टर्क्स को
टर्कों को अलाउ नहीं करेंगे कि वो पाकिस्तान से निकल सके और अफगानिस्तान जा सके, यानी बीच में पाकिस्तान बैठा है, वो सामान को नहीं जाने दे रहा। अभी पीछे से क्या हुआ है, एक एरोप्लेन आया था अफगानिस्तान से कुछ सिटीजन्स को लेके इंडिया में। तो भारत सरकार ने क्या करा कि बाय रोड तो हम सामान नहीं भेज पा रहे, ना मेडिकल फैसिलिटी ना फिर अनाज वगैरह कुछ भी नहीं भेज पा रहे, तो भारत सरकार ने क्या करा, उसी एरोप्लेन के अंदर बहुत सारी मेडिकल एड भेज दिया, लगभग टन्स ऑफ मेडिसिन, यानी लगभग 2 टन के करीब मेडिसिन भेजी है भारत सरकार ने। तो इस तरीके से बाय एयरवेज भेज दी है। तो वहाँ के जो बच्चे हैं, आम बच्चे हैं, उनके लिए वो भेजी गई है, वहाँ पर अफगानिस्तान के हॉस्पिटल में यूज़ की जाएगी। तो इसी तरीके से भारत चाहता है कि लगभग 50,000 टन, यहाँ पर लिखा हुआ है 50,000 टन गेहूं भारत कहाँ भेजे, अफगानिस्तान में, जिससे वहाँ पे भूखमरी से लोग ना मरे। लेकिन बीच में कौन है, हमारा जो दुश्मन, वो पाकिस्तान है, क्योंकि वो सामान वहाँ से जाने नहीं दे रहा है। तो इसलिए इस मीटिंग में कहा गया है, 6 देशों ने कहा है कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम ह्यूमैनिटेरियन एड, यानी एक 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 एड यानी एक सामान को वहाँ भेजा जाए अफगानिस्तान में, जिससे कि वहाँ के आम नागरिक सफ़र ना करे और वो सही से रह सके। तो यही यहाँ पर था। अब मेन बात क्या है, पाकिस्तान में भी एक मीटिंग बुलाई गई थी अभी, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है, OIC, उसने एक मीटिंग बुलाई थी कहाँ पर, पाकिस्तान के अंदर। बेसिकली पाकिस्तान ने लगभग सब मुस्लिम कंट्रीज़ को बुलाया था, और देखा जाए तो ये जो 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ है, ये भी मुस्लिम कंट्रीज़ है, लेकिन ये पाकिस्तान में नहीं गई, और ये कहाँ पर आई, भारत के साथ मीटिंग करने के लिए। और इन्होंने अपने जो डिप्टी फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, यानी फाइनेंस मिनिस्टर के सहायक होते हैं जो, उनको कहाँ भेज दिया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की जो मीटिंग हुई है पाकिस्तान में। तो वहाँ पर ये बड़े बड़े फॉरेन मिनिस्टर नहीं गए, वो छोटे छोटे मिनिस्टर चले गए वहाँ पर। तो देखा जाए तो भारत की तरफ ही झुके हुए हैं काफ़ी, कौन, सेंट्रल एशियन कंट्री, हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो यही न्यूज़ चली थी, 2 खबरें थी, तो मैंने इनको कवर करने का ट्राई किया। और अगर मैं इसके सेंटर में जाऊँ तो एक न्यूज़पेपर के बिल्कुल बीच में आज खबर आई है। अगर आप फॉलो करते हो न्यूज़पेपर को, तो एक आर्टिकल है इस साइड, ये वाला, एंड इट इज़ अबाउट ईरान न्यूक्लियर डील। तो ईरान न्यूक्लियर डील क्या है, 2015 में ईरान के साथ एक डील की गई थी कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा। सिंपल सी बात है कि न्यूक्लियर एनर्जी पे आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, ऐसा नहीं कि आप एटॉमिक बॉम्ब बना के बैठ जाओ, क्योंकि ईरान के पास अभी एटॉमिक बॉम्ब नहीं है, लेकिन वो बनाना चाहता है। तो एक डील हुई थी 2015 में अमेरिका और ईरान के बीच में, मेनली अमेरिका के साथ 5 और कंट्रीज थी जिन्होंने ये डील की थी। लेकिन फिर क्या होता है, इन शॉर्ट बता रहा हूँ, ये डील हो गई थी 2015 में, जिसको जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन कहते हैं। ये डील हुई थी 2015 में, लेकिन फिर क्या हुआ, ट्रंप ने 2018 में इस डील को रिजेक्ट कर दिया, और इसके बाद से ईरान ने क्या करा, फिर से न्यूक्लियर पावर में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। वो इस समय यूरेनियम से इनरिचमेंट कर रहा है, यानी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की तैयारी कर रहा है। तो देखा जाए ईरान ऐसा कर रहा है, तो कुछ देश नहीं चाहते, जैसे कि यूएसए भी नहीं चाहता अब, क्योंकि अब कौन आ चुका है, जो बाइडन आ चुका है। यूएसए भी नहीं चाहता कि ईरान एक न्यूक्लियर पावर बने, क्योंकि ईरान बहुत खतरनाक है, किसके लिए, यूएसए वगैरह के लिए। तो इसलिए अब बातचीत चल रही है कि फिर से ईरान को टेबल पे लाया जाए और उससे बातचीत करके फिर से एक न्यूक्लियर डील की जाए। तो उसी के बारे में वो आर्टिकल था, ये छोटी सी न्यूज़ थी। सो आई होप यू लाइक इट, सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड एंजॉय।